अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो आज की वीडियो है वो हुई IS-36 की कंटिन्यूशन है और इंशाल्लाह आज की रिकॉर्डिंग में हमारा IS-36 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कल जो रिकॉर्डिंग थी या इससे पहले जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी होगी, उससे पहले उसमें हमने कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में पढ़ा था कि उसकी एलोकेशन किस तरह होती है, कुछ एसेट की वैल्यू कितने से कम नहीं हो सकती, मतलब अगर उनकी फेयर वैल्यू या वैल्यू इन यूज या ज़ीरो से मतलब एक एटलीस्ट उनकी कैरिंग अमाउंट रिड्यूस नहीं हो सकती, मतलब हायर ऑफ उनसे कैरिंग अमाउंट उनकी रिड्यूस नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट एसेट, गुडविल, ये सब चीज़ें देखी थी हमने। कुछ एसेट्स, कौन से एसेट हमारे कैश जनरेटिंग यूनिट कहलाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनली ट्रांसफर कर रहे हो, अगर उनकी कोई मार्केट एग्जिस्ट करती है उनके आउटपुट की। फिर हमने कुछ सवाल देखे थे, 2 सवाल हमने उसकी प्रैक्टिस की थी। अच्छा, आज की जो बात है वो लास्ट टॉपिक जो हमारा है, जो कि IS-36 के अंदर टेस्ट होता है, वो है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के बारे में। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, जिस तरह हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस, एक्सपेक्टेशन होता है कि क्या पता फ्यूचर में चेंजेस हो रही है, कि कुछ करंट इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही है तो हमारी इम्पेयरमेंट हो जाएगी, शायद एक तरीके से एस्टिमेट होता है। तो फ्यूचर में जैसे हमने कुछ प्रिडिक्शन की थी कि फ्यूचर में इस तरह हो जाएगा तो हमारी इम्पेयरमेंट हो जाएगी वगैरह वगैरह। एज पर मैचिंग प्रिंसिपल हम लोग एक्सपेंस को जल्दी रिकग्नाइज कर देते हैं, तो उस वजह से इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकग्नाइज हो रहा था। लेकिन हमने पढ़ा, जैसे अभी तक तो हमने खैर SBR के लिए तो IS-8 नहीं पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने पिछले अपने F7 F3 के अंदर IS-8 चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट वगैरह चीज़ें हमने पढ़ी होती है। तो होता क्या है, कभी कभी जो हम लोगों ने इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज किया होता है वो आगे जाके कुछ ईयर्स में वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स क्या होता है, क्योंकि जैसे हमने जो इम्पेयरमेंट लॉसेस निकाले होते हैं वो प्रिडिक्शन पे निकालते हैं कि कुछ ऐसा हो गया फ्यूचर में तो कुछ इम्पेयरमेंट हो गई इस तरह। लेकिन होता क्या है, फिर जो हमारे जिस प्रिडिक्शन पे हमने इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर दी होती है उसके जो एक्चुअल इवेंट्स होते हैं, फिर वो जो इवेंट जब अकर हो जाते हैं वो शायद फेवरेबल, जिस तरह हमने सोचा था उस तरह नहीं होते, वो फेवरेबल रिजल्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमने इम्पेयरमेंट राइट डाउन कर दी होती है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो हमको वो हमको वापसी रिवर्स करनी होती है अपनी बुक्स के अंदर। तो मतलब वापसी जिस दिन हम अब आगे जाके रिवर्सल हो रही तो हम वापसी रिकवरेबल अमाउंट रिकैलकुलेट करेंगे और जितने अमाउंट से हमने हमने रिवर्सल होनी चाहिए वो हमने रिवर्सल होगा वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर देंगे। लेकिन जरूरी नहीं प्रॉफिट, अगर हमने पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व अपना, अगर जैसे कोई एसेट है उसके हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व को, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर एसेट का कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो पहले इम्पेयरमेंट चार्ज हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व खत्म करेगी, फिर जो बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। अगर तो कोई एसेट डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, मतलब वो कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड हो रहा था और उसका रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था, तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर देते थे इम्पेयरमेंट। इसी तरह अगर उसका रिवर्सल हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा, उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। इसी तरह अगर कोई पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व था तो हमारा जो रिवर्सल है वो भी इसी तरह, रिवर्सल जो हमने रीवैल्यूएशन को चार्ज किया था इम्पेयरमेंट, वो पहले उसको खत्म करेगी फिर PNL में जारी होगी रिवैल्यूएशन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। इसलिए IS-36 कहता है कि जो एसेट्स इम्पेयर हो गए हैं, जो एसेट इम्पेयर्ड हो गए हैं उनकी हर साल मतलब ईच रिपोर्टिंग डेट पे वो हर साल रिव्यू होना चाहिए कि कोई ऐसे इंडिकेशन तो नहीं है कि हमारी जो हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की थी वो रिवर्स हो जाए। कोई ऐसे इंडिकेटर्स तो नहीं है जिससे हमें लगे जो हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की थी वो वापसी रिवर्स करनी पड़ेगी। इसलिए IS-36 के मुताबिक हमें इम्पेयरमेंट एसेट को हर साल ईच रिपोर्टिंग डेट पे रिव्यू करना चाहिए। Impaired assets should be reviewed at each reporting date to see whether they are indicators that the impairment has reversed.
क्योंकि हमने आई एस 8 के अंदर भी पढ़ा है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट के भाई एस्टिमेट जैसे कि यूजफुल लाइफ है, क्योंकि जैसे डेप्रिसिएशन है तो हम उस पे वो यूजफुल लाइफ की बेसिस पे निकलता है। यूजफुल लाइफ किसी भी एसेट का एक एस्टिमेट होता है, तो हमें हर साल हम उसकी यूजफुल लाइफ भी एक तरीके से रिव्यू कर रहे होते हैं कि चेंज तो नहीं हो गई यूजफुल लाइफ। जो चीज़ें जैसे रेजिडुअल वैल्यू भी होती है वो भी एक अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है, ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही वैल्यू हो, तो वो भी हर साल रिव्यू हो रही होती है कि चेंज तो नहीं हो गई। इसी तरह ये भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है, इसको भी हर साल चेक करना पड़ेगा, उसकी रिव्यू करना होगा कि कोई ऐसी इंडिकेटर्स तो नहीं है कि चेंज हो गया हो, जो हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट था वो चेंज हो गया और हमें रिवर्सल करने की ज़रूरत हो। अच्छा, अब रिवर्सल होगा, अगर कोई रिवर्सल हो गया है तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस should be recognized to profit and loss as income। ठीक है, अगर तो वापसी रिवर्सल हो गया है इम्पेयरमेंट का, तो जो हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की थी प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको वापसी रिवर्स कर देंगे एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हमने उसको पहले रीवैल्यूएशन रिजर्व के अगेंस्ट चार्ज किया था, इफ रीवैल्यूएशन रिजर्व वाज चार्ज अगेंस्ट दी, अब मैं इसको इम्पेयरमेंट लॉस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये समझ लेगा। अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व वाज चार्ज अगेंस्ट दी इम्पेयरमेंट लॉस, तो सबसे पहले हमें इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व को वापसी रिवर्स करना, मतलब इसके अंदर हमें एज इनकम या अदर कॉम्प्रीहेंसिव, इनकम तो नहीं अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के अंदर हमको वापसी उसको रिवर्स कर देना होगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व। और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिख सकते हैं, लेकिन जितना हमने रीवैल्यूएशन रिजर्व को राइट ऑफ किया था वो वापसी उतना रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात है, कुछ दफा हमारा जो रिवर्सल होता है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब अब जो कैरिंग अमाउंट आ रही होती है जब हम वापसी रिवाइज करते हैं, मतलब रिव्यू करते हैं और हमारी उस एसेट की वैल्यू ज्यादा हो रही होती है, अगर कोई कुछ इम्पेयरमेंट हम चार्ज ना करते हो, मैं मजीद इसको समझाता हूँ कैसे। एक लिमिटेशन होती है जब हम रिवर्सल कर रहे होते, एक लिमिटेशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इम्पेयरमेंट होती ही ना, अगर कोई इम्पेयरमेंट होती ही ना, मतलब हम नॉर्मली उसको, कोई एसेट था हमारा वो नॉर्मली ही डेप्रिशिएट हो रहा होता, ये एक लिमिट होती है इसके अंदर कि समझो अभी हमने इम्पेयर किया हुआ है और आज उसको रिवर्सल कर रहे हैं, तो हम कितना रिवर्सल कर रहे होते हैं उस पर एक लिमिट होती है कि सोचो अगर वो एसेट इम्पेयर ना ही हो रहा होता, उसकी कभी इम्पेयरमेंट हुई नहीं होती, तो हम क्या कर रहे होते, उसको डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर रहे होते सिर्फ, और आज उसकी बुक्स में हमारी कैरिंग अमाउंट जो आ रही होती बस वो होती। तो हमारा जो रिवर्सल होगा ना वो मैक्सिमम उस वैल्यू तक होगा कि हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होती। अच्छा, अब होता क्यों है, आपने लोगों ने जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में भी बोलता है भाई, अभी जैसे कि मैं बल्कि आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अब ये आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट यूजिंग कॉस्ट मॉडल। अच्छा, ये आपका है ईयर 0, ये आपका ईयर 1 है और ये आपका ईयर 2 है और ये आपका ईयर 3 है। ठीक है, कोई हमारे पास एसेट था जिसकी ईयर 0 पे हमने परचेज जो भी कुछ किया उसकी वैल्यू थी हमारी 10,000 रुपये, सॉरी, और इसकी जो यूजफुल लाइफ थी उस दिन वो थी हमारे पास 10 ईयर्स। ठीक है, अब ईयर 1 पे हम अपनी बुक्स में उसको डेप्रिशिएट करके, क्योंकि अभी हम
कॉस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं तो हम ईयर 1 पे उसको डेप्रिशिएट करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। 10,000 है और इसकी यूजफुल लाइफ है तो मतलब हमारे पास 100 की डेप्रिसिएशन आ रही होगी, तो ईयर 1 पे हमारे पास उस एसेट की नेट बुक वैल्यू होगी 900। ठीक है, हमारे पास वैल्यू होगी क्या, 900। इस दिन हमें कुछ इंडिकेशन मिली इम्पेयरमेंट की, मतलब ईयर 1 पे हमें एक इम्पेयरमेंट की हिंट मिली, जिससे हमें पता लगा कि हमारा जो एसेट है वो इम्पेयर हो गया है, क्योंकि ये एसेट की आज के टाइम में अब रिकवरेबल अमाउंट है 630। कितनी है मेरे भाइयों बहनों, 630 की अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट मैं करके नहीं बता रहा, अब आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। रिकवरेबल अमाउंट जो आई होगी वो हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आएगी। ठीक है, अब इसकी रिकवरेबल अमाउंट 630 है, मतलब हमारी जो कैरिंग अमाउंट है वो अबव द रिकवरेबल अमाउंट है, जिसका मतलब है अब हमारी इम्पेयरमेंट हमें चार्ज करनी होगी। तो जो डिफरेंस है इनका वो इम्पेयरमेंट होगा, जो कि हमारे पास आ रहा है 270। तो हम क्या करेंगे भाई, ईयर 1 के अंदर हम अपनी एंट्री बना देंगे P&L डेबिट 270 से, और हमारा जो PPE या एसेट जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा 270 से। हमने पढ़ा था भाई, जो भी इम्पेयरमेंट के चार्ज होने के बाद जो वैल्यू होती है अब यही हमारी कैरिंग अमाउंट होगी, और जब आगे जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो बेस ऑन दिस कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट जो भी है, क्योंकि आप 900 में से आप इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे तो 630 पे आएंगे, यही रिकवरेबल अमाउंट हमारी कैरिंग अमाउंट होगी। तो अब जो भी नई डेप्रिसिएशन होगी वो नई कैरिंग अमाउंट पे होगी। तो हमारी अब नई कैरिंग अमाउंट है 630, और जो हमारे पास यूजफुल लाइफ बची है वो अब 1 साल गुजर गया था, हमारे पास अब 9 की यूजफुल लाइफ थी। ठीक है, तो 630 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास आ रही है डेप्रिसिएशन 70 की। तो हमारे पास ईयर 2 पे नेट बुक वैल्यू आ रही है कितने की मेरे भाई, 630 माइनस 70 जो कि बनती है 560। सिमिलरली आप 630 यहाँ पर भी कर लें आप तो वो भी 70 आएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10 ईयर यूजफुल लाइफ है। तो यहाँ पर हमारे पास 560 में से आप माइनस कर देंगे तो 490 की हमारे पास अब कैरिंग अमाउंट हुआ क्या, हमारी जो सोची हुई चीज थी जब हमने इम्पेयरमेंट हिंट की थी, आज वापसी 2 साल बाद, क्योंकि ईयर 1 में यहाँ निकाली थी, अब हमें वापसी एक हिंट मिली है कि जो हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की थी अब वो रही नहीं है, मतलब अब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, जो हमने एस्टिमेट किया था उसका उल्टा हो गया है। जो हमने सोचा था फ्यूचर इवेंट में नेगेटिव होगा वो हमारे लिए फेवरेबल हो गया है। ठीक है, तो अब जाके आज जब हमने रिव्यू किया और जो हमने अब आज की हमारे एसेट की रिकवरेबल अमाउंट निकाली तो वो आ रही थी कितनी, 590 समझ ले। ठीक है, 590 रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास आ रही थी। अच्छा, मैं यहाँ से थोड़ा आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ, तो ईयर 3 पे हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट आ रही थी वो 490 थी, और जो हमने रिकवरेबल अमाउंट निकाली थी वो थी 590। ठीक है, रिव्यू करके जो भी मार्केट से वैल्यू, चाहे फिर वो वैल्यू इन यूज हो या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट हो। अच्छा, अब IAS 36 कहता है अब जब हम इम्पेयरमेंट रिवर्स करने जाएंगे तो हमारे पास एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्या कह सकते हैं, एक और को वर्ड कहते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू, जिसका मतलब होता है कैरिंग वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट इन पास्ट। कैरिंग वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट इन पास, मतलब समझो वो इम्पेयरमेंट ईयर 1 पे हुई नहीं होती और वो नॉर्मली एसेट आज भी ईयर 3 तक नॉर्मली अपनी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट हो रहा होता। तो वो क्या वैल्यू होती है हम निकाल लेते हैं। जैसे कि ईयर 1 पे हमारे पास क्या आई थी, 900 की वैल्यू थी, 900 की, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे थे। आप निकाल के भी खुद कर लीजिएगा, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आती 2 साल की 100 करती, जो कि ईयर 2 प्लस ईयर 3 की डेप्रिसिएशन है। तो हमारे पास जो ईयर 3 की नेट बुक वैल्यू होती वो होती 700। हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, मतलब आज तक कोई इस पे इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं होती। तो ये एक लिमिट बताता है IAS 36
कि अगर हम अपना रिवर्सल कर रहे हो, अगर हम अपना रिवर्सल कर रहे हो तो हमारा जो रिवर्सल हो वो इस अमाउंट से ऊपर ना जाना चाहिए। मतलब जैसे कि हमारी जो कैरिंग वैल्यू है वो अभी है 490 और लिमिट बता दी है इन्होंने कि 700 से ऊपर नहीं जाना चाहिए एसेट जब हम रिवर्सल कर रहे हो, और अभी हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 590। ठीक है, तो उसने बोला जब आप रिवर्सल कर रहे हो अपनी इंपेयरमेंट का, जब आप अपनी रिवर्सल कर रहे हो अपनी इंपेयरमेंट का, आपको एक बात गौर से सुननी है या तवज्जो रखनी है या अपने नोटिस में रखनी है या अपने माइंड में रखनी है कि ये वैल्यू जब हम रिवर्स करके एसेट की वैल्यू वापसी ऊपर बढ़ा रहे हो नई रिकवरेबल अमाउंट पे, तो हमें इंश्योर करना है कि ये जब हम ऊपर रिवर्स करके वापसी वैल्यू बढ़ा रहे हो एसेट की, वो कभी 700 से ऊपर ना बढ़ जाए, जो कि है एक लिमिट, जो कि है एक हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट इन पास। अब होता क्यों है, आप लोगों ने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम अगर समझे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ता, वो क्या कहता है, हम उसको इनकम को जल्दी रियलाइज, मतलब अपने पास रिकॉर्ड ना कर दे जब तक वो रियलाइज ना हो जाए। एक्सपेंस को एज सून एज दे आर एक्सपेक्टेड वो हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अगर हम आज इसको रिकॉर्ड कर देंगे तो ये अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगेंस्ट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आज जो अगर फॉर एग्जांपल वो 760 हो जाती वैल्यू, तो मतलब वो 60 की अभी हमने अर्न नहीं की है, क्योंकि अभी हम कॉस्ट मॉडल पे लिख रहे थे, वो 60 की इनकम अभी हमने अर्न नहीं किया। अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व होते तो भी हम रीवैल्यूएशन रिजर्व अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिख रहे होते, अपनी बुक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं लिख रहे होते। तो जो हमने आज कैरिंग वैल्यू हमारी 490 और जो हमने रिवर्स करके जो आज हमारे पास हमने रिव्यू करके वैल्यू निकाली है 490, तो हम जो अभी रिवर्स कर सकते हैं वो इस वैल्यू पे आने के लिए आज की कैरिंग अमाउंट के लिए हम अपना 100 का रिवर्स कर देंगे। अच्छा, हमने इंपेयरमेंट कितनी चार्ज की थी, हमने 270 की इंपेयरमेंट चार्ज की थी, सही है, और रिवर्सल जो हो रहा है वो 590 तक का हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपना हमने प्रॉफिट एंड लॉस कम किया था, तो हम क्या करेंगे, अपना एसेट पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने इंपेयरमेंट पीएनएल में चार्ज की थी वो 270 से, लेकिन अभी भी जो रिवर्सल हो रहा है वो सिर्फ 100 से हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे पीएनएल को बाय 100 और अपना एसेट वापसी बढ़ा देंगे, उसको अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे लाके लिख देंगे, क्योंकि वो एस्टिमेट में चेंज हो गया है, रिकवरेबल अमाउंट बढ़ गई है, हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया है, इंपेयरमेंट में थोड़ा चेंज आ गया, वो कम थी, हमने ज्यादा लिख दी थी। तो अपना प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे, अपना प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट डेबिट कर देंगे। हमें ये लिमिट याद रखनी होगी कि हमारा जो एसेट की वैल्यू है वो हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू से ऊपर ना जाना चाहिए। मतलब कैरिंग वैल्यू, वो कैरिंग वैल्यू अगर कोई इंपेयरमेंट उस दिन चार्ज नहीं होती तो आज उसकी, जब हम रिवर्सल कर रहे तो उसकी वैल्यू उस दिन क्या होती, वो वैल्यू अगर ईयर 1 पे कोई इंपेयरमेंट ना चार्ज होती और तो आज ईयर 3 पे उसकी क्या वैल्यू होती, जब हम अपनी रिवर्सल वापसी रिव्यू कर रहे हैं कि वो नई रिकवरेबल अमाउंट क्या है उसकी। सेम एग्जांपल को मैं लेके चल रहा हूं, समझे आज ईयर 3 है, वही कैरिंग अमाउंट हमने निकाली हुई थी 490 और हमारी आज जो रिकवरेबल अमाउंट है ना वो आ रही है 760। क्या आ रही है मेरे भाई, 760। अच्छा, अब हम अपनी पहले वो निकाल लेते हैं हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू, जो हमने पहले निकाली थी वो थी 700, सही है। हमारी कैरिंग अमाउंट है आज 490, हमारी लिमिट है 700 की और जो ये रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है वो है 760 की। हम मैक्सिमम, क्योंकि स्टैंडर्ड ने बोला है मैक्सिमम कितना रिवर्सल कर सकते हैं, इस अमाउंट तक हमारी लिमिट है। किस अमाउंट तक लिमिट है, हैड देयर बीन नो वैल्यू हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू तक हमारी लिमिट है। मतलब हम कितना रिवर्सल कर सकते हैं, मैक्सिमम 210 अमाउंट का हम रिवर्सल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पीपीई को डेबिट करेंगे 210 और अपना पीएनएल क्रेडिट कर देंगे 210 को। अच्छा, अब देखें हमने इंपेयरमेंट कितनी चार्ज की थी,
हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की थी 270 की, 270 की हमने इम्पेयरमेंट चार्ज की थी। और जो हम रिवर्सल कर रहे हैं वो कितना हम कर रहे हैं, मैक्सिमम 210 का। तो हमारे पास एक डिफरेंस आ रहा है 60 का। अब लोग बोलेंगे हम क्यों, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा चार्ज कर दिया था इम्पेयरमेंट, तो आज रिवर्सल हम पूरा क्यों नहीं कर रहे। तो भाई हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर 2 और ड्यूरिंग द ईयर 3 हमने एक बेनिफिट भी हासिल किया। अब वो बेनिफिट किस फॉर्म में हमने हासिल किया था, वो बेनिफिट हमने डेप्रिसिएशन के, रिड्यूस डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हासिल किया था। अब आपने देखें ईयर 1 में आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, 100, ठीक है। ईयर 1 में, अब मैं एक आपको टेबल बना के समझा रहा हूं, ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3 हो गया। अगर तो कोई इम्पेयरमेंट ना होती, मतलब इम्पेयरमेंट ना होती, तो हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते, 100 100 100 100, ठीक है, 300। और जब हमने ईयर 1 में तो 100 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, ईयर 1 पे हमें इंडिकेटर मिला था, उसके बाद हमने रिड्यूस डेप्रिसिएशन ऑन द वैल्यू ऑफ 630 चार्ज किया था, जिसपे हमारे पास डेप्रिसिएशन दोनों सालों में 70 चार्ज हुई थी, 70 चार्ज हुई थी, मतलब 70 70 140 और 240। तो हमने इन 2 सालों के दरमियान हमें एक बेनिफिट भी तो मिला कि हम रिड्यूस डेप्रिसिएशन हमने बेनिफिट कर लिया, हमारे दोनों सालों में कम एक्सपेंस किया है, हमारे दोनों सालों में कम एक्सपेंस किया था। हमने आज वो बेनिफिट भी वापसी, जो इंपेयरमेंट थी वो भी रिवर्स कर दी मैक्सिमम 210 तक। और हमने जो, क्योंकि हमने पूरा 270 चार्ज किया था ना इंपेयरमेंट, तो हमें वो रिड्यूस डेप्रिसिएशन में, क्योंकि यहाँ पे देखे 30 का डिफरेंस है और यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, दोनों सालों का टोटल हमने ओवरऑल डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा था वो हमने दोनों सालों में ईयर 2 और ईयर 3 में बेनिफिट कर लिया है उससे। तो हम ओवर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जितना हमने बेनिफिट, जितना हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उतना ही हमने बेनिफिट चार्ज कर लिया है अपनी बुक्स के अंदर। यहां तक हमारा कॉस्ट मॉडल की एक एग्जांपल समझ, उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। अब इसी तरह अच्छा, अब एक मिनट, अच्छा अब मैंने यहां पे लिखा था, मैंने आपको हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू की बात समझा दी। तो मतलब जब हमारी हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू हो जाएगी ना, तो अब जो नई डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो बेस ऑन होगी जो हमारी नई रिकवरेबल अमाउंट होगी, मतलब लिमिटेशन जो लिमिट तक है, अगर वहां तक है, अगर उससे कम है तो जैसे 560 थी तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, जो मैंने कंडीशन 1 पे समझाया था कि 560 पे रिवर्सल हो रहा था। और अगर हमारी जैसे रिकवरेबल अमाउंट अब नहीं, हमारी 760 थी, लेकिन हमारे पास जो लिमिट थी वो 700 थी, तो अब हमारी जो फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो इस वैल्यू पे चार्ज होगी, क्योंकि इसमें हम बेनिफिट जो 60 का बेनिफिट था वो ऑलरेडी 2 सालों में हासिल कर चुके थे, क्योंकि लिमिट यहां तक है, तो इसके ऊपर अब नई डेप्रिसिएशन हमारी जो अगले सालों में आएगी वो उस पर चार्ज हो रही होगी, ठीक है। अब आता है रीवैल्यूएशन मॉडल का केस। रीवैल्यूएशन मॉडल, अच्छा ईयर 0 आ गया, ईयर 1 आ गया और ईयर 2 आ गया। सेम केस है, हमने 1000 रुपए का एक एसेट लिया था जिसकी लाइफ थी 10 इयर्स, ठीक है। अच्छा, अब ईयर 1 पे नॉर्मली वही काम हुआ जो हम करते हैं अभी हम, लेकिन अज्यूम करेगा अभी हम डेप्रिसिएशन मॉडल पढ़े, अभी आज खरीदे और अभी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई, ठीक है। तो अभी ईयर 1 के लिए हम अपनी नॉर्मल नेटबुक वैल्यू निकालेंगे, जो कि होगी 1000 डिवाइडेड बाय, जो कि हमारे पास 100 की डेप्रिसिएशन आएगी, तो हमारे पास जो नेटबुक वैल्यू आएगी वो अभी 100 की आ जाएगी, ठीक है, फॉर द ईयर 1। अच्छा, अब 100 की हमारे पास नेटबुक वैल्यू हुआ क्या, आज हमें इंडिकेशन मिली कि हमारा जो एसेट है वो इम्पेयर हो गया है, तो हमने रिकवरेबल अमाउंट निकाली और हमें आज पता लगा कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 720 की। कितने की आ रही है, 720 की। तो हम क्या करेंगे, अपनी बुक्स में जो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जो कि आएगा 180, वो हमारी इम्पेयरमेंट होगी, और ये अपनी बुक्स में हम ईयर 1 में चार्ज कर लेंगे। क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और इम्पेयरमेंट चार्ज और पीपीई जो भी एसेट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे 180 से, ठीक है।
अब हमारी जो नई कैरिंग अमाउंट कह दे या जो भी कह दें 720 होगी, ठीक है। अब हमारी हमने पढ़ा है जो अब हमारी नई कैरिंग अमाउंट है इम्पेयरमेंट के बाद, जो हमने पहले पढ़ा था कि नई कैरिंग अमाउंट पे हम अपनी फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। तो 720 पे जो फर्दर नई डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी वो हम निकाल लेते हैं। 720 डिवाइडेड बाय 9 वो आ रही है 80। तो हमारी जो आज की नेट बुक वैल्यू आ रही है एयर 2 पे वो आएगी 640 की, 640 की, ठीक है। आज हुआ क्या, हमने वापसी रिव्यू किया क्योंकि हमने पढ़ा है एम्पेयर एसिड हर साल रिव्यू होंगे। तो आज हमने रिव्यू किया, हमें पता लगा कि भाई जो हमारी एसिड की अब जो फेयर वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है, उससे हमारा फेवरेबल रिजल्ट आया है। तो आज जो फेयर वैल्यू आई है वो आई है 1300 रुपए की। मतलब हमारी जो इम्पेयरमेंट थी अब हमें वो रिवर्स करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी। और क्योंकि हम रीवैल्यूएशन मॉडल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम रीवैल्यूएशन मॉडल पढ़ रहे तो जाहिर है हम हर साल उसको वैसे भी रीवैल्यू कर रहे हो, तो देखेंगे अगर चेंजेस आ रही है तो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाए। तो अभी जो हमारा एसिड बढ़ा है वो कितने से बढ़ा है? 660 से। कितने से बढ़ा है मेरे भाई? 660 से बढ़ा है। अब इस सिनेरियो में हमें कैसे ट्रीटमेंट करनी होगी? अगर हम नॉर्मली एक एग्जाम्पल, अभी हम अगर वैसे ही हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू आज अपनी निकाल लेते हैं, हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू होती है, हिस्टोरिकल वैल्यू लिखा हुआ है मैंने, हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट अगर होता तो हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू आती ईयर 2 के लिए वो आती 800 की, वो आती 800 की, हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। एक मिनट मैं आ रहा हूं। अच्छा सॉरी, हाँ मैं क्या कर रहा था, हाँ हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू हमारे पास जो आती वो 800 की थी। तो अब यहां पर हम लिमिट इस पे नहीं हो सकते क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व, हर साल अपना एसिड हम रीवैल्यू कर रहे थे। वहां पे तो हिस्टोरिकल कैल्यू हो रहे थे ना, हमारे पास लिमिट थी कि भाई हेड देवे नो में हम, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, हम उससे ऊपर लिख नहीं सकते अपने एसिड को। अब यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन में पढ़ते हैं कि हमारे हर साल हम अगर कोई फेयर वैल्यू में चेंजेस आ रही है तो वो हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव में इनकम में लेके जा रहे थे। हम वैसे भी पीएनएल में नहीं लेके जा रहे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ, वो वैल्यू अभी तक जो चेंज हुई है फेयर वैल्यू में बढ़ा है वो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। जब एसिड बेच देंगे तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व हम तब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो अभी रियलाइज नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने कुछ इम्पेयरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज की थी, क्योंकि हमने कुछ इम्पेयरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज की थी, तो वो वाली जो इम्पेयरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज की थी वो हम रिवर्स कर देंगे, और बाकी जो डिफरेंस होगा जो जिससे वैल्यू बढ़ी है, जिससे वैल्यू बढ़ी है वो हम अपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? वो हम अपने रीवैल्यूएशन रिजर्व में लेके चले जाएंगे। अब मैं एक आपको यहां पे समझाता हूं। अभी हमारे पास हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट की जो वैल्यू आती वो आती 800 की, और जो हमारे पास फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1300 की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो चले जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व में। हम क्या सपोज कर रहे हैं, एक अब इसके अंदर मैं आपको 3 तरीके से चीज समझा देता हूं, समझे? कोई इंपेयरमेंट नहीं होती, कोई इंपेयरमेंट नहीं होती, मतलब ना ईयर 1 में इंपेयरमेंट है ना 2 ईयर में। तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, ईयर 2 में हमारे पास नेटबुक वैल्यू आती, हम आज अगर अपनी वैल्यू चेक कर रहे हो तो एज पर रीवैल्यूएशन रिजर्व, तो हमारी समझे फेयर वैल्यू 1300 हो गई। तो जो इन दोनों का डिफरेंस था वो हम रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले गए। कहां ले गए? रीवैल्यूएशन रिजर्व में ले गए। ये अभी हम एज पर एक कंडीशन है कि अगर कोई इंपेयरमेंट चार्ज ही नहीं होती तो हम क्या करते थे, नॉर्मली पीपीई डेबिट कर देते, कितने से? 500 से, और रीवैल्यूएशन रिजर्व अपना क्रेडिट कर देते 500 रुपए से।
ठीक है। अब लेकिन सिनेरियो क्या था, क्योंकि हमने पहले इम्पेयरमेंट चार्ज की हुई थी, क्योंकि हमने पहले अपनी इम्पेयरमेंट चार्ज की हुई थी, उसको हमें अब रिवर्स करना होगा, क्योंकि हमने अपनी बुक्स में पहले इम्पेयरमेंट चार्ज कर दी थी। अब हम अपनी बुक्स में कितनी इम्पेयरमेंट रिवर्स करेंगे, 180 की, क्योंकि हमने अभी पिछले पढ़ा था, क्योंकि जब इम्पेयरमेंट हो जाती है तो हम एक तरीके से रिड्यूस डेप्रिसिएशन से बेनिफिट कर रहे होते हैं। पहले हमारे पास 100 थी, अब हमारे पास 80 है। पहले हमारे पास 100 थी, अब हमारे पास 80 है। तो हमने कितने का बेनिफिट कर लिया, एज पर रिड्यूस डेप्रिसिएशन 20 का हमने बेनिफिट कर लिया था। तो हमें कितनी रिवर्स करनी चाहिए, क्योंकि हम 20 का ऑलरेडी बेनिफिट कर चुके हैं, मतलब 180 में से 20 का ऑलरेडी हम बेनिफिट कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ 160 रिवर्स करनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएनएल क्रेडिट कर देंगे 160 से, और जाहिर है जब हमने पिछले एसिड एम्पेयर किया था तो अब उसको वापसी बढ़ा देंगे, तो उसको 160 से वापसी बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी जाहिर है बिल्कुल कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं वापसी आपको रिपीट करता हूं चीजों को। हमारे पास 800 एस पर हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू आ रही होती, हमारे पास फेयर वैल्यू हमारे पास 1300 की आ रही है, और डिफरेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो कि जाना चाहिए 500 का। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व होता हमारा पहले अगर बुक्स के अंदर, तो हम उसको खत्म करते। अभी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व बाद में आ रहा है, तो हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया हुआ था, ओ डेबिट किया हुआ था एक्सपेंस की वजह से, तो हमें उसको कम करना है पहले। नेट बुक वैल्यू हमारी ईयर 3 पे थी 640, हमारी फेयर वैल्यू थी हमारे पास 1300 की, हमारी ओवरऑल जो बड़ी है एसेट वो है 660 से बड़ा है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारा कितना परसेंट हमारा पीएनएल कम किया हुआ था, हमने कितना हमारा पीएनएल हमने कम किया हुआ था, वो हमने किया हुआ था एस, क्योंकि इम्पेयरमेंट की वजह से हमने 180 से कम किया हुआ था, हमने 180 से कम किया हुआ था। अब इसको हम 3 तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि हमारी हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू 800 है, और आज के टाइम में जो हमारी फेयर वैल्यू है 1300 है, तो जो भी इनके दरमियान डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चले जाएगा, जो भी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चले जाएगा, और जो बाकी अबव बचता है वो हम पीएनएल को क्रेडिट कर देंगे। एक तरीका तो ये, मतलब एक सिर्फ टेक्निक समझने के लिए कि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हो तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू की हम एक वैल्यू निकाल लेंगे, आज की फेयर वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों पर जो डिफरेंस होगा वो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे, और बाकी जो बचता है वो हम पीएनएल से क्रेडिट कर देंगे। मतलब ये वाली अमाउंट हम ले गए रिवैल्यूएशन रिजर्व में, जो कि हो गया क्रेडिट 500 से, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम ले जाएंगे पीएनएल में, तो पीएनएल हमारा क्रेडिट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो पीपी के अंदर ओवरऑल हमारा 660 से बढ़ जाएगा। एक तो ये टेक्निक हो गई समझने की। एक लॉजिकल टेक्निक है कि भाई क्योंकि हमने पीएनएल को चार्ज किया हुआ था इम्पेयरमेंट से बाय द अमाउंट 180, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने 20 का बेनिफिट ऑलरेडी इनकर्ड कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, तो जो हम पीएनएल में लेके जाएंगे, क्योंकि जितना हमने पीएनएल में चार्ज किया था उतना ही जाहिर है हम उसको रिवर्स करेंगे, मैच करेंगे ना, जाहिर है जितना हमने एक्सपेंस पे चार्ज किया था उसकी ही उतनी ही इनकम उसको खत्म करेगी, जितना हमने एक्सपेंस चार्ज किया था उतनी ही इनकम से हम उस एक्सपेंस को वापसी खत्म करेंगे। हमने चार्ज किया था 180 का, लेकिन हमने 20 की जो बेनिफिट था वो ड्यूरिंग द ईयर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन हमने हासिल कर लिया था। तो अब जो हम रिवर्स करेंगे इम्पेयरमेंट वो सिर्फ 160 की अमाउंट से होगी, जो कि हमने यहां लिख दी, और जो डिफरेंस होगा वो वापसी रिवैल्यूएशन रिजर्व में चलेगा, क्योंकि हमारी फेयर वैल्यू बढ़ गई है और हम रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉलो कर रहे थे। तो जो चीज आपको बेहतर समझ आई आप वो उस तरीके से लेके चलते, या तो लॉजिकल फॉर्म से समझ ले कि क्योंकि हमने जितनी इंपेयरमेंट चार्ज की थी वो, और क्योंकि हमने कुछ बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन हासिल कर लिया था, वो उससे हम जाहिर है पीएनएल को कम कर देंगे, वो बढ़ा देंगे एज ए इनकम पीएनएल में क्रेडिट कर देंगे, और जो बाकी डिफरेंस होगा वो जाहिर है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन रिजर्व मॉडल फॉलो कर रहे हैं,
तो वो अपना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे। अगर तो हम अपना समझे कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते, अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, हमारी लिमिटेशन कितनी थी, 800 की थी, हमारी कैरिंग वैल्यू क्या थी उस दिन 640, और हमारे पास जो अब फेयर वैल्यू आ रही है नहीं आ रही है वो 1300 की थी। तो हम क्या करते हैं, एज पर कॉस्ट मॉडल ओनली, अगर हम कॉस्ट मॉडल से हमारे दिमाग में कॉस्ट मॉडल लटका हुआ तो हम रिवर्स कर देते हैं इम्पेयरमेंट। हमें सिर्फ जो लिमिट है हमारे पास 800 की थी, और जो हम मैक्सिमम जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो आपसे रिवर्स कर देते हैं, जो कि 160 था। अगर हम कॉस्ट मॉडल ही हमारे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि अभी हमने रिवैल्यूएशन समझो आता नहीं है अभी हमें, तो हम जो मैक्सिमम होता है वो 160 था ना, क्योंकि हमने इम्पेयरमेंट ही इतनी चार्ज की थी और ड्यूरिंग द ईयर हमने रिड्यूस बेनिफिट हासिल कर लिया था 20 का, तो हम मैक्सिमम 160 को हम वापसी रिवर्स कर देते। अब जो मैक्सिमम इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अब फेयर वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते तो बस हमारी यहां तक हमारी ट्रीटमेंट थी। अब क्योंकि हम रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉलो कर रहे हैं तो हम जो बाकी डिफरेंस होगा वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे, अपना रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाएंगे, क्योंकि हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। यहां तक अगर आपको समझ ना आए तो मेरे भाई एक और दफा वापसी वीडियो रिवर्स करके सुन लिएगा, लेकिन मैं एक और सवाल आपको प्रैक्टिस कराने के लिए करा रहा हूं ताकि आपको ये चीज दिमाग में बैठ जाए, आपको ये चीज समझ आ जाए। एक और क्वेश्चन है ये, अच्छा अब ईयर 0 है हमारे पास ईयर 1 है, हमारे पास ईयर 2 है, हमारे पास ईयर 3 है। हमने एक एसेट खरीदा 3000 का जिसकी लाइफ थी 15 साल, ठीक है। ईयर 1 तक हमने उसको नॉर्मली जो हम करते हैं हमने डेप्रिसिएशन उसको चार्ज की 3000 को डिवाइड बाय 15, क्या डेप्रिसिएशन आती है हमारे पास 200 की, ठीक है। क्या डेप्रिसिएशन आती 200 की। तो आज हमारे पास नेट बुक वैल्यू क्या आ रही होती 2800 की। ईयर 1 पे हमें इंडिकेशन मिली कि हमारी जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कम है और कैरिंग अमाउंट हमारी ज़्यादा है, मतलब हमें इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है, हमारा एसेट इम्पेयर्ड हो गया। तो जो हमें रिकवरेबल अमाउंट थी समझे वो मिली 2100 की। तो जो भी अभी हम ये याद में रिवैल्यूएशन मॉडल का सवाल करा रहा हूँ, तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा 700 वो हम इम्पेयरमेंट होगी हमारी, और अपनी ईयर 1 की बुक्स के अंदर हम उसकी एंट्री बना देंगे P&L डेबिट 700 और PPE क्रेडिट 700। फिर हम क्या करते हैं, जब हमारी नई रिकवरेबल अमाउंट है वही हमारी कैरिंग अमाउंट होगी, क्योंकि हम इसमें से ये डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो भी हम इस पे ही आ जाते, ठीक है। तो अब हमारी जो नई डेप्रिसिएशन निकलेगी वो निकलेगी 2100 पे, वो आप निकालेंगे 14 ईयर्स पे। जो कि हमारे पास आ रही है 150 की, जो कि हमारे पास आ रही है 150 की। हमारे पास यहाँ पे नेट बुक वैल्यू क्या आती है, अब 2100 में से आप माइनस कर दें 150 को तो वो आ रही है 1950। सिमिलरली ईयर 3 के अंदर भी सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो हमारे पास जो ईयर 3 पे आ रही है नेट बुक वैल्यू वो भी आती 150 की। सही है। हुआ क्या, ईयर 3 पे हमें इंडिकेशन मिली, हमने रिव्यू किया, क्योंकि हर साल हमें इम्पेयर एसेट को रिव्यू करना है। तो हमने जब रिव्यू किया तो हमें पता लगा हमारी अमाउंट, जो हमारे एसेट की अमाउंट है वो बढ़ गई है, मतलब जो हमने रिवर्स इम्पेयरमेंट चार्ज की थी अब उसको रिवर्स करने की जरूरत है। हमें आज पता लगा कि अब हमारी जो फेयर वैल्यू है वो है 3500, वो है 3500, मतलब जो हमारा एसेट है वो बढ़ गया है 1700 से। सही है, कितने से बढ़ गया 1700 से। अच्छा अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कॉस्ट मॉडल, अगर हम कॉस्ट मॉडल कर रहे होते तो हम क्या निकालते हैं, इसकी हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली
ये 200 चार्ज होती है, यहाँ भी 200 चार्ज होती है, यहाँ भी 200 चार्ज होती है, मतलब कुल मिला के 600 आपकी अमाउंट चार्ज हो रही होती। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती, 3000 माइनस 600, हमारे पास आती 2400 की कैरिंग वैल्यू एट ईयर 3 हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। और ये होती है हमारी लिमिट, ठीक है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे होते, ये हमारी होती लिमिट, इससे ऊपर हम लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो चीज जो अगर बढ़ भी गई है, क्योंकि हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसको कहीं भी लिख नहीं सकते, कोई रिवैल्यूएशन देते हम कुछ नहीं बना रहे, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हो जाएगा अगर हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो हमारी ये होती लिमिट। तो हम एक टेबल बना ले, कुछ भी कर ले, ये हमारी लिमिट है, सही है। हमारी आज की कैरिंग वैल्यू थी जो एज पर बुक्स पे वो हमारी 1800 थी, और जो हमारी फेयर वैल्यू बढ़ गई है, जो हमारी फेयर वैल्यू आज बढ़ गई है वो हो गई है 3500। लेकिन जो हम अपना मैक्सिमम अमाउंट लिख सकते हैं, जो हम अपनी मैक्सिमम ऊपर तक वैल्यू लेके जा सकते हैं, वो है 2400। क्या है मेरे भाई 2400? 1800 माइनस 2400, मतलब हम अपनी जो रिवर्स कर सकते हैं अपनी इम्पेयरमेंट, वो हम कर सकते हैं बाय 600, ठीक है। कितनी कर सकते हैं? बाय 600। जो हम पीएनएल में चार्ज कर सकते हैं, जो हम पीएनएल में क्रेडिट कर सकते हैं, वो है बाय 600, वो है बाय 600। अच्छा, मैं एक और मिनट, एक सेकेंड, ओके ओके, अच्छा, वो है बाय 600। हमने पीएनएल में कितनी इंपेयरमेंट चार्ज की थी? हमने चार्ज की थी 700। और जो आज हम ईयर 3 पे कह रहे हैं रिवर्सल मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं? 600, जो कि आ रहा है डिफरेंस लिमिट और आज हमारी कैरिंग वैल्यू के दरमियान 2400 माइनस 1800 की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि भाई हम कम क्यों चार्ज कर रहे हैं? हमें तो पूरी अगर चार्ज करनी थी 700 चार्ज करते हैं, क्योंकि हमने पीएनएल 700 से चार्ज किया था एक्सपेंस, तो हम उसकी इनकम भी 700 से चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि हमने रिड्यूस डेप्रिसिएशन, देखे यहाँ पे 50 से बेनिफिट कर लिया था रिड्यूस डेप्रिसिएशन, और यहाँ भी हमने 150 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, यहाँ भी हमने 50 से बेनिफिट हासिल कर लिया था। तो कुल मिला के हम ऑलरेडी 100 का बेनिफिट हासिल कर चुके थे, तो इसलिए मैक्सिमम हम जो रिवर्स कर सकते थे वो है 600 की डिफरेंस। क्योंकि आप लॉजिक से समझेंगे तो -100 करेंगे, ये बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास 600 ही आएगा रिवर्सल, अगर आप लॉजिक से समझे, ठीक है। या तो आप अपनी लिमिट से समझे कि इसने बोला है भाई लिमिट है हमारे पास कितने की? 2400 की, तो हम जो 1800 आज की वैल्यू है, जो हमारी लिमिट है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा बस हम उतना ही चार्ज कर सकते हैं। मतलब हम जो मैक्सिमम अमाउंट जो हम ऊपर लेके जा सकते हैं एसेट की, वो 2400 है, फिर भले उसकी फेयर वैल्यू जो आज बढ़ी है वो कितने से बढ़ी है, वो भले फिर वो 3500 से मिली हो, लेकिन हमें स्टैंडर्ड ने बोला है कि जो हम मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं वो इस अमाउंट तक, जो कि लिमिट है हमारी, मतलब इस अमाउंट तक हम अपनी एसेट को बढ़ा सकते हैं। जो डिफरेंस आएगा उससे ही हम अपनी पीएनएल को चार्ज। तो आप ये भी समझ ले या आप लॉजिक से समझ ले, क्योंकि हमने पीएनएल को इतना चार्ज कर दिया था और 100 का बेनिफिट हम ड्यूरिंग द 2 ईयर हम हासिल कर चुके थे, इसलिए पीएनएल के अंदर जो हम मैक्सिमम वापसी रिवर्स कर सकते हैं वो 600 है। अच्छा, अब ये जो चीज समझी है हमने एज पर कॉस्ट मॉडल हमने समझ ली। अगर अब देखिए, आप जो हम सिनेरियो पढ़ रहे थे वो रीवैल्यूएशन रिजर्व का था, वो सिनेरियो था रीवैल्यूएशन रिजर्व। अब उसके अंदर क्या है, हमारे पास देखें, हमारे पास आज जो फेयर वैल्यू आई है वो 3500 की है, ठीक है, और हमारी नेट बुक वैल्यू है 1800 की। हमारी जो फेयर वैल्यू आई, समझे, हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू की जो लिमिट थी हमारे पास थी 2400 की, और जो हमारी फेयर वैल्यू आई है वो आई है 3500 रुपये की। कितने की आई है? 3500 रुपये की। यहां पे अपने पास याद रखिएगा, जो हमारा वैसे ओवरऑल जो बढ़ा है रिजर्व, जो हमें वापसी, हमारा जो एसेट ऊपर गया है कैरिंग वैल्यू या जो भी वैल्यू ऊपर गई है 1700 से गई है,
क्योंकि नेट बुक वैल्यू 1800 थी ईयर 3 पे और फेयर वैल्यू 3500, टोटल 1700 से हमें अपना एसेट बढ़ाना है, सही है। अब हमने क्या चीज पढ़ी थी अभी जब हम रिवैल्यूएशन रिजर्व पढ़ रहे थे कि तीन तरीके से आप चीज समझ लें। या तो आप ये समझ लें कि भाई अगर कोई इंपेयरमेंट ना होती, हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू ये होती उसकी, ठीक है। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, फेयर वैल्यू। अगर कोई इंपेयरमेंट ना होती, अगर कोई इंपेयरमेंट ना होती मतलब ईयर 1 पे कोई इंपेयरमेंट ना होती, ईयर 3 पे हम नॉर्मली अपना एसेट डेप्रिशिएट करते 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 जाते, 200 200 200 करके डेप्रिसिएशन चार्ज करते, तो हमारी नॉर्मल बुक्स पे 2400 आता। हम जब ईयर एंड पे चेक करते हैं हमारे कितना एसेट बढ़ गया है, तो उसकी जो फेयर वैल्यू आ रही है 3500 की, तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो भी इनका डिफरेंस होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाते हैं, जो कि है 2400 माइनस 3500, 1100 का डिफरेंस हम रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। एक तो लॉजिक ये समझ लें आप, कितना मैक्सिमम 1100, हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1100 ले जाते हैं, मतलब हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट कर देते 1100। हमारा एसेट बढ़ रहा था 1700 से, हमारा एसेट बढ़ रहा था 1700 से, तो 1700 और 1100 का जो डिफरेंस था वो आ रहा 600 का, वो हम पीएनएल में क्रेडिट कर देते हैं। हमारा ओवरऑल एसेट वापसी पीपीई 1700 से बढ़ गया था। एक लॉजिक आप ये समझ लें कि अगर कोई इंपेयरमेंट होती नहीं, हम ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 में नॉर्मली 200 200 200 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते, तो हमारी जो कैरिंग वैल्यू आ रही होती ईयर 3 पे वो 2400 आ रही होती, और जो हम उस दिन फेयर वैल्यू निकालते हैं उन दोनों का डिफरेंस होता है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व एज नॉर्मली जा रहा होता। और बस हमें क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो 1100 और 1700 का जो डिफरेंस है वो पीएनएल में चले जाता, क्योंकि हमने इंपेयरमेंट चार्ज की हुई थी। एक नॉर्मल हमने जो लॉजिकल मतलब सिर्फ टेक्निक से समझ लिया वो ये हो गया कि हमें अगर एंट्री बनाने को आ गए तो हम एंट्री कैसे बनाएंगे, तो हम एंट्री कैसे बनाएंगे कि इसका डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर कोई इंपेयरमेंट ना होती तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में चलेगा, बाकी जो बचता है वो पीएनएल में चले जाएगा। अगर हम लॉजिकली सोचें, अगर हम लॉजिकली सोचें तो हमने इंपेयरमेंट, तो हमने जो इंपेयरमेंट चार्ज करी थी, जो हमने अपनी बुक्स में इंपेयरमेंट चार्ज करी थी, वो चार्ज की थी, वो करी थी चार्ज हमने 700। तो जाहिर है जितनी हमने एक्सपेंस चार्ज किया था, आज जब वो वापसी बढ़ रहा है, वो एसेट की वैल्यू वापसी बढ़ रही है, जब उसकी इनकम हमें वापसी जरूरत आई है लिखने की, तो हम जितनी हमने इंपेयरमेंट चार्ज की थी उतना ही हमें रिवर्स वापसी करना चाहिए, क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर रिड्यूस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हासिल कर लिया था 100 का, वो हम माइनस कर देंगे। तो यही अमाउंट हमें, इतनी ही अमाउंट वापसी हमें रिवर्स करनी चाहिए पीएनएल में, इतनी ही अमाउंट हमें वापसी रिवर्स करनी चाहिए पीएनएल में, क्योंकि हम 100 का बेनिफिट ऑलरेडी हासिल कर चुके थे। तो हम अपनी बुक्स में, हम अपनी लॉजिक से समझते हैं कि क्योंकि भाई देखो हमने जितना इम्पेयरमेंट चार्ज करी थी और क्योंकि हमने 100 रुपए का रिड्यूस डेप्रिसिएशन बेनिफिट वैसे ही हासिल कर लिया था, तो हम जब मैक्सिमम अपना जो जितना हमने एक्सपेंस चार्ज किया था उतनी इनकम अपनी बुक्स में लिख देंगे। तो हम वापसी जो रिवर्स करेंगे वो पीएनएल को हम क्रेडिट कर देंगे 600 से। अच्छा, ये हमने एक एंट्री बना दी। अब क्योंकि हम रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉलो कर रहे हैं, को सॉरी क्योंकि हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो जो बाकी बचता है वो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल देंगे। क्योंकि हम रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉलो कर रहे हैं मतलब हम पीएनएल में तो नहीं ले सकते, हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव में लेके जाएंगे। तो जो बाकी हमारा डिफरेंस बचता है, जो हमारा मतलब हमारा जो एसेट वैल्यू जो रीवैल्यू हुआ था वो 1700 से हुआ था, क्योंकि हमने इम्पेयरमेंट 700 की चार्ज की थी, 100 का बेनिफिट हमने हासिल कर लिया, तो हमें 600 की इनकम बुक करनी चाहिए पीएनएल में। क्योंकि हम पीएनएल में हमें 600 की बुक करनी चाहिए, तो बाकी हमारा एसेट रीवैल्यू हो गया 1100 रुपए से। क्योंकि हमारा एसेट 1100 से रुपए से रीवैल्यू हो गया, तो जो बाकी अमाउंट बचता है वो हम अपना अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जाएंगे। वो कितना है हमारे पास 1100 से, और बाकी जो हमारा ओवरऑल एसेट बढ़ रहा है वो वही 1700 से बढ़ रहा है। तो आप लॉजिक से सोच लें या आप टेक्निक को फॉलो कर ले, जो आपको बेहतर समझ आ रहा हो आप उससे कर ले, लेकिन कैलकुलेशन पेपर के अंदर सही सॉल्व करके आएगा ताकि आपका पेपर निकल जाए। इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि 2 दफा इस तरह वीडियो समझ ले, और अगर मेरी स्पीड ज्यादा लगे तो आप स्पीड कम करके समझ लिएगा, मतलब देख लिएगा, ताकि आपको बेहतर चीज समझ आ जाए।
अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे करा रहा हूँ आखिरी, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा था। अब कुछ मेरी आखिरी कोशिश होगी आपको क्वेश्चन करा दूं ताकि मैं अपना ये टॉपिक खत्म कर सकूं। बॉक्सर परचेज अ नॉन करंट एसेट ऑन 1 जनवरी 2000 X1। ओ हो सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। अच्छा, क्या था कहाँ लिखा था मैंने चीजों को, कहाँ लिखा था। मैं यहाँ पे अगर कहीं लिख दूं, या बल्कि मैं आपको यहाँ पे आगे समझा देता हूँ एक चीज को। यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ बल्कि। अच्छा, हमारा कोई एसेट हो, इनटेंजिबल एसेट हो या कोई भी चीज हो, इनकी अगर इम्पेयरमेंट हुई हो तो ये तो रिवर्स हो सकती है। ये तो रिवर्स हो सकती है अगर आगे जाके कुछ चेंजेस हो जाए, कोई हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो, फ्यूचर में चेंजेस आ जाए, कोई भी वजह से इनकी तो इम्पेयरमेंट रिवर्स हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है, जब अगर हमारा जैसे कैश जनरेटिंग यूनिट है उसके अंदर गुडविल है, सबसे पहले हम गुडविल को अपनी राइट ऑफ करते, जाहिर है अगर कोई चीज तबाह हो गई, जैसे हमारी फैक्ट्री तबाह हो गई तो हमारी इज्जत तो पहली फुर्सत में ही निकल ली, हमारी इज्जत हमारी गुडविल तो पहली फुर्सत में ही निकल गई। तो अगर हमारी गुडविल, अगर वो सबसे पहले जैसे वही हम इम्पेयर करते हैं, अगर वो हमारी गुडविल इम्पेयर हो गई तो ये गुडविल काफी, ओ सॉरी, ये गुडविल की इम्पेयरमेंट कभी कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। ये इम्पेयरमेंट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। गुडविल की इम्पेयरमेंट कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। जो चीज चले गई वो अब चले गई है, जो चीज तबाह होनी थी गुडविल, वो चीज तबाह हो गई है। वो चीज वापसी, उसकी इम्पेयरमेंट, गुडविल इज्जत की इम्पेयरमेंट वापसी रिवर्स नहीं हो सकती। ये एक चीज थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, बॉक्सर परचेज अ नॉन करंट एसेट ऑन 1 जनवरी 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000, ठीक है। एट दैट डेट द एसेट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। सही है, कॉस्ट क्या थी 30,000 की, यूजफुल लाइफ उसने बता दिया हमारे पास कितनी थी 10 ईयर्स की, ठीक है। बॉक्सर डज नॉट रीवैल्यू, मतलब अब ये कॉस्ट मॉडल का, ये अब कॉस्ट मॉडल की बात हो रही है क्योंकि वो रिवैल्यू नहीं करता दिस टाइप ऑफ एसेट बट अकाउंट फॉर इट ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। एट 35 दिसंबर 2000 मतलब 2 साल बाद, एक तो दिसंबर 1 2x1 और दिसंबर 2x2, 2 साल बाद, द एसेट वॉज सब्जेक्ट टू एन इम्पेयरमेंट रिव्यू एंड हैड अ रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 16,000, ठीक है। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द टू इम्पेयरमेंट रिव्यू। अच्छा, पहला ये वाला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है। अब हमें निकालनी है इम्पेयरमेंट क्या होती। अब ये सब्जेक्ट हुआ ना इम्पेयरमेंट रिव्यू के 17,000 और 16,000 की रिकवरेबल अमाउंट आई है। तो हम क्या करते भाई, 30,000 है, 10 से डिवाइड करो तो 3,000 की डेप्रिसिएशन आती, ठीक है। ईयर 1 में 3,000 आता और ईयर 2 में 3,000 आता, सही है। 6,000 हो गया। तो ईयर 2 की जो कैरिंग वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी 30,000 माइनस 6,000, जो कि आपके पास आ रही है 24,000 की हमारे पास कैरिंग अमाउंट होती। इस दिन हमें पता लगा कि कोई इम्पेयरमेंट रिव्यू किया, हमें कोई सब्जेक्ट टू इंडिकेटर मिला तो हमने इम्पेयरमेंट रिव्यू किया, और आज हमें पता लगा कि हमारी रिकवरेबल अमाउंट है 16,000 रुपये। कितनी है मेरे भाई, 16,000 रुपये। तो मतलब हमारा एसेट इम्पेयर हो गया है क्योंकि हमारी कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा लिखी हुई है, तो हमारा एसेट मतलब इम्पेयर हो गया है। तो हमारी जो इम्पेयरमेंट है वो कितने से, 8,000 से हमारी इम्पेयरमेंट हो गई है। ओके, हमारी इम्पेयरमेंट हो गई 8,000 से। तो हम ईयर 2 में क्या एंट्री बना देंगे भाई, PNL डेबिट 8,000 से, और जो भी एसेट है PPE क्रेडिट कर देंगे अपना 8,000 रुपये से। खत्म, खलास। यहाँ तक हमने ईयर 2 पे कर दिया। अब क्या हुआ भाई, एट 31 दिसंबर 2005 भाई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं। भाई क्या करें भाई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, जिससे हमें पता लगा कि जो हमने ओरिजिनल इम्पेयरमेंट रिकग्नाइज की थी वो अब रिवर्स करने की ज़रूरत है एंड इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। जो हमने रिवर्स इम्पेयरमेंट चार्ज की थी अब उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है, और वो इम्पेयर आज के टाइम में अब एप्लीकेबल नहीं है।
और इस दिन जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है 40,000 रुपये। ठीक है, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन, एक्सप्लेन भी करना है एंड द इम्पैक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इम्पेयरमेंट रिव्यू बताना है। अब हमें यहाँ तक कि अभी कैरिंग अमाउंट निकालनी है एट 31 दिसंबर 2005। हम जो अभी ये था दिसंबर 20x2। अब दिसंबर 20x5 तक जो हमारी इम्पेयरमेंट निकलेगी ना, वो अब इस कैरिंग अमाउंट पे निकलेगी, जो कि नई कैरिंग अमाउंट थी हमारे पास, जो कि है 16,000 रुपए की। कहाँ गई भाई? सही है, क्योंकि हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं, वरना 24,000 हमारी नॉर्मल थी, फिर हम उसमें से इम्पेयरमेंट निकालते थे तो वापसी हम 16,000 पे आ जाते, जो कि कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, हमारी अभी थी ईयर 2 पे जो कैरिंग अमाउंट थी वो 16,000 थी। अब हमारी जो इम्पेयरमेंट के बाद जो कैरिंग अमाउंट है, अब जो मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो इस नई कैरिंग अमाउंट पे चार्ज होनी थी। तो 16,000 को हम 8 से डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो ईयर 2 की बात थी। 10 ईयर की लाइफ थी, ईयर 1 दिसंबर 2000x1, ईयर 2 दिसंबर 2000x2। अब हमारे 8 साल रह गए, तो 16,000 को डिवाइड कर दे 8 से, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आती 2,000 की। तो हमें क्या करना है, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, मतलब ईयर 5 तक हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी 2,000, 2,000, 2,000। तो मतलब टोटल हम कितने डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, 6,000। तो हमारे पास जो इस दिन हमारी कैरिंग अमाउंट होती वो होती 16,000 माइनस 6,000, जो कि हमारी कैरिंग अमाउंट हो रही 10,000। इस दिन हमें पता लगा कि हमारी अब जो वापसी रिकवरेबल अमाउंट है वो हो गई है 40,000। क्या हो गई है, 40,000। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें वापसी अपनी जो हमने इम्पेयरमेंट अपनी बुक्स में चार्ज की थी अब उसको रिवर्स करनी होगी। लेकिन क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और हमें IAS 36 ने बोला है कि जो आप मैक्सिमम अपनी कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जो वापसी रिवर्स करते हो वो मैक्सिमम हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू पे मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हो। जो वापसी पूरी वैल्यू रिवर्स करके जो ला सकते हो वो हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू पे ला सकते हो। मतलब हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, अगर कोई इम्पेयरमेंट नहीं लगती और नॉर्मली डेप्रिशिएट हो रहा होता एसेट, तो हम मैक्सिमम वहां तक लेके आ सकते हो अपने एसेट को रिवर्स करके। तो हमारी हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू क्या होती, बल्कि एक और स्लाइड पे ले जाता हूं भाई मैं आगे। हमारी हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू क्या होती दिसंबर 2000x5, मतलब अगर कोई इम्पेयरमेंट चार्ज नहीं हो रही होती। तो हमारी नॉर्मली कितनी चार्ज हो रही होती, 3,000। सही है, ईयर 1 पे 3,000 चार्ज हो रही होती, इसी तरह 2, 3, 4, 5 पे सेम अमाउंट चार्ज हो रही होती। मतलब 5 सालों में टोटल 15,000 चार्ज हो रही होती। हमारे एसेट की जो कॉस्ट थी वो थी कितनी, 30,000 थी। तो हमारी जो हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट की जो वैल्यू आती वो आती 30,000 माइनस 15,000 की डेप्रिसिएशन। तो 15,000 की हमारे पास हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट की कैरिंग वैल्यू आती। हमने एक टेबल की तरह समझा था कि हमारी जो लिमिट है वो मैक्सिमम ये है, हैड देयर बीन हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू, हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट। और जो आज 31 दिसंबर 20x5 के जो हमारे पास कैरिंग अमाउंट है वो है कितनी, ये निकाली हुई थी 10,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अब जो उसने बोला है जो रिकवरेबल अमाउंट है वो बढ़ गई है हमारी कितनी, 40,000 रुपये से। कितने से बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है, 40,000 से। लेकिन हमारी जो लिमिट है वो कितनी है, 15,000, जो IAS 36 कहता है। तो हम मैक्सिमम कितना लेके जा सकते हैं एसेट को वापसी ऊपर, 15,000 तक। मतलब जो मैक्सिमम हम रिवर्स कर सकते हैं इम्पेयरमेंट अपनी बुक्स में वो कर सकते हैं 5,000 से। कितने से मेरे भाइयों, 5,000 से। तो हम क्या करेंगे, PPE डेबिट 5,000 और PNL क्रेडिट 5,000 से। अच्छा, हमने वापसी एक और दफा मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं भाइयों ताकि आपके दिमाग में ये बात टिक जाए। हमने कितनी इम्पेयरमेंट चार्ज करी थी अपनी बुक्स के अंदर, हमारी जो इम्पेयरमेंट थी वो आई थी 8,000 रुपये की। मैंने एंट्री नहीं बनाई थी, यहाँ पे एंट्री बना देता हूँ। PNL डेबिट 8,000 से और PPE क्रेडिट करेंगे 8,000 से। अच्छा, हमने कितनी इम्पेयरमेंट करी थी, कितनी इम्पेयरमेंट करी थी, 8,000 की। हमने जो इम्पेयरमेंट चार्ज करी थी अपनी बुक्स में ईयर 2 पे
वो चार्ज करी थी 8,000 की, और आज हम कर रहे हैं 5,000। अल्लाह अकबर, हम लोग कितनी कम कर रहे हैं भाई अपनी बुक्स के अंदर, 5,000 रुपए की इम्पेयरमेंट कम चार्ज कर रहे हैं अपनी बुक्स में। ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। हम जो अपनी बुक्स में रिकवर कर रहे हैं, वो रिवर्स कर रहे हैं, वो 5,000 है। तो मेरे भाइयों, अगर हम कुछ ना कर रहे होते तो समझे यहाँ पे हम 3,000 चार्ज कर रहे होते, यहाँ पे हम 3,000 चार्ज कर रहे होते, यहाँ पे 3,000 चार्ज कर रहे होते, यहाँ पे 3,000 चार्ज कर रहे होते, ऐसे ही कर रहे होते। लेकिन हमने आफ्टर इम्पेयरमेंट, मतलब इन सालों में ईयर 2 तक, क्योंकि हमारे पास ईयर 2 पे आया था ना भाई, यहाँ पे ईयर 2 था ना, ये तो 3,000 पहले चार्ज हो गई थी। उसके बाद जो हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी अपनी, वो निकाली थी 2,000 रुपए। कितनी निकाली थी? 2,000 रुपए। अब नई कैरिंग अमाउंट पे 2,000 चार्ज हो रही थी। हम कितनी निकाली थी? 2,000 रुपए। बल्कि मैं पेन भी चेंज कर देता हूं ताकि ये दिमाग के अंदर घुस जाए। कितनी निकली थी भाई? अब नई जो निकल रही थी वो 2,000 की निकल रही थी। कितनी निकल रही थी? 2,000 की निकल रही थी। यहां पे हमने टोटल कितनी चार्ज करी थी? 15,000 की। अब कितनी चार्ज हुई थी टोटल? 3, 6, 8, 10, 12,000। कितने का बेनिफिट हुआ था मेरे भाई? 3,000 रुपए का। कितने का बेनिफिट हुआ था हर साल में? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। तो हर साल हम 1,000 रुपए का बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन हासिल कर चुके थे। इसलिए हम पूरी 8,000 रिवर्स नहीं कर सकते, मैक्सिमम 5,000 रुपए रिवर्स करते सकते हैं, क्योंकि हम 1,000 रुपए का बेनिफिट ऑलरेडी 3 सालों में इन दी फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन हासिल कर चुके थे। रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन 3,000 रुपए हम ऑलरेडी हासिल कर चुके थे, इसलिए यही अमाउंट पे आएंगे हम 5,000। तो आप लिमिट समझ ले कि लॉजिकल समझ ले, तो वही बात आपको वहीं जाके वही पॉइंट पे आप पहुंचेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपने ये समझ लिया कि कितना रिवर्स कर सकते हैं। अब आप एक्सप्लेन क्या करेंगे? क्योंकि ईयर 5 के अंदर कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हुआ है, लेकिन इनफैक्ट इम्पेयरमेंट हमारी रिवर्स हो गई है, क्योंकि अब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट को रिवर्स करेंगे, या आप समझाएंगे, सब लिखेंगे, इम्पेयरमेंट को रिवर्स करेंगे। लेकिन जो हम अपनी इम्पेयरमेंट को रिवर्स जो मैक्सिमम कर सकते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू करेंगे, जो कि हमारी मैक्सिमम 5,000 रुपए पे रिवर्स होगी। 8,000 रुपए पे हम पूरी रिवर्स नहीं कर सकते, जो मैक्सिमम अमाउंट है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 5,000 रिवर्स करेंगे। ठीक है, ये अब अपनी सादा जबान, मेमनी हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, जो भी हो, उस जबान में समझा देना, लेकिन एग्जाम के टाइम में इंग्लिश में ही समझा देना। ठीक है, आखिरी सवाल है, उसके बाद मुझे भी इजाजत दे देगा, आप लोग खुद भी इजाजत ले लीजिएगा। On 31st December 2002, an impairment review was conducted on a cash generating unit and the result were as follows. ठीक है, अब कैश जनरेटिंग यूनिट के बारे में बात हो रही है। कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट गुडविल की 100 थी, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की 300 थी। आफ्टर इम्पेयरमेंट 100 चार्ज हुई, 120 चार्ज हुई, ये खत्म हो गया, अब ये 180 पे आ गई। ठीक है, आप नॉर्मल टेबल समझ लें। अच्छा, अब इसने समझाया हुआ नीचे, द प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 4 लाख ऑन 1st January 2001 and was attributed a useful life of 8 years. 1st जनवरी को खरीदा था, और जो हमारा इम्पेयरमेंट का रिव्यू बता रहे वो ऑन 31st December 2002 की बात हो रही है। मतलब 2 साल बाद, मतलब 1st जनवरी के 2 साल बाद, मतलब ये इम्पेयरमेंट की बात की कहानी बता रहे हैं। At 31st December 2003, the circumstances which caused the original impairment have reversed. चलो भाई, 2003 में रिवर्सल हो गया इम्पेयरमेंट का, सही है भाई, and are no longer applicable. ठीक है, and the recoverable amount of the cash generating unit is now 4,20,000. Explain with supporting calculation the impact of the impairment reversal on the financial statement for the year ended 2003. ठीक है, अब सबसे पहली बात, ईयर 2 में 31 दिसंबर 2002 को उनको इम्पेयरमेंट चार्ज हो गई थी। सही है, इम्पेयरमेंट चार्ज हो गई थी। अब अभी हम 31 दिसंबर पे जाते हैं। ठीक है, 3 पे जाते हैं। 31 दिसंबर 2002 पे जो हमारी पीपीई की वैल्यू थी आफ्टर इम्पेयरमेंट थी, वो 180 थी। मतलब
2000x1 की इसकी जो उम्र थी वो थी 8 ईयर्स। अब 31 दिसंबर 2000x1 ईयर 1 निकल गया, 1 साल निकल गया, और 31 दिसंबर 2000x2 2 साल निकल गए। तो मतलब 31 दिसंबर x2 की तो पे अब जो उसकी यूजफुल लाइफ बची थी अब 6 ईयर्स की बची है, जो फर्दर मतलब ये जो अमाउंट है फर्दर डेप्रिशिएट होगा 6 साल पे, ठीक है, क्योंकि 2 साल गुजर गए हैं, ये 2 साल 31 दिसंबर 2000x2 पे ये वैल्यू आई थी 180 आफ्टर इम्पेयरमेंट, और जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी होती वो ईयर 1 और ईयर 2 में हो चुकी थी। अब जो यूजफुल लाइफ बचती है वो 6 है। तो अब जो हमारी फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है वो उस नई अमाउंट पे होती है जो कि इम्पेयर्ड वैल्यू थी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये थी 1,80,000 और ये डेप्रिशिएट होता है 6 सालों पे। तो अब जो वैल्यू आती है हमारे पास वो होती 30,000 रुपये। सही है मेरे भाई। तो 31 दिसंबर 2003 पे जो हमारी कैरिंग अमाउंट होती वो होती 1,50,000। सही है, डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर देते हैं हम। सही है, ये डेप्रिसिएशन निकाली थी अपने, तो ये आ गई 150। इस दिन हमने वापसी जब रिव्यू किया तो हमें पता चला जो सर्कमस्टेंसेस थे वो चेंज हो गए हैं, और जो अब हमारा कैश जनरेटिंग यूनिट है अब उसकी वैल्यू बढ़ के 4,20,000 हो गई। कितनी हो गई है? रिकवरेबल अमाउंट 4,20,000 हो गई है। क्योंकि यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन की बात नहीं, तो मतलब हम कॉस्ट मॉडल ही फॉलो कर रहे होंगे। अब ये पूछ रहा है कितना द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट रिवर्सल कितना होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड। तो हमारे दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि भाई जब हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करें तो हम कितना रिवर्सल मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं। तो हम क्या दिमाग में आएगा, हमारे हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू IAS 36 में एक लिमिट बताइए, उतना ही हमारा एसेट वापसी रिवर्स हो सकता है। तो अगर हम हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू निकालें, हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट, मतलब जो हमारी 31 दिसंबर की जो वैल्यू थी वो 3 लाख थी। ये बिफोर इम्पेयरमेंट है, इसमें लिखा हुआ है प्री इम्पेयरमेंट। तो ये वैल्यू थी 31 दिसंबर 2000x2 का हमारे पास क्या वैल्यू थी 300 की। तो हमें 31 दिसंबर हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 300 पे हम मजीद 6 पे डेप्रिशिएट हो रहा होता, दायरा 2 साल गुजर चुके थे 31 दिसंबर 2000x2 तक। 50,000 ही मैं बल्कि 0 आगे बढ़ाता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए भाई। 50,000 डेप्रिसिएशन आती, तो हमारे पास जो ईयर 31 दिसंबर 2003 पे जो कैरिंग अमाउंट आती वो आती हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट की 3 लाख माइनस 50,000, वो आती 2.5 लाख रुपए। कितनी आती? ये हमारी अब लिमिट है, मैं आपको फिर वही लिमिट बना देता हूँ। ये हमारी लिमिट है हिस्टोरिकल कैरिंग वैल्यू की, और जो हमारी 31 दिसंबर पे जो कैरिंग अमाउंट है वो कितनी थी मेरे भाइयों, जो हमने निकाली है 1.5 लाख। और जो ये बोल रहा है अब जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है वो है 4,20,000। कितनी है? 4 लाख। तो हम जो मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं, जो हम मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं वो 1 लाख रिवर्स कर सकते हैं। PPE डेबिट 1.5 लाख 1 लाख से, और PNL क्रेडिट 1 लाख से। अच्छा, एक और बात फिर वापसी समझा रहा हूं, समझ लेना। हमने जो इम्पेयरमेंट चार्ज करी थी 1,20,000 की चार्ज करी थी, हम कितना रिवर्स कर रहे हैं भाई? 1 लाख कर रहे हैं। कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने रिड्यूस बेनिफिट हासिल कर लिया इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर कोई इम्पेयरमेंट नहीं चार्ज होती तो हमारी जो डेप्रिसिएशन होती वो 50,000 होती, लेकिन जो इम्पेयरमेंट के बाद हमारी जो डेप्रिसिएशन निकली थी वो निकली थी 30,000 रुपए। मतलब हम 20,000 रुपए का ऑलरेडी बेनिफिट हासिल कर चुके थे इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस डेप्रिसिएशन, इसलिए वापसी 1 लाख रुपए रिवर्स हो रहा है। अच्छा, एक और बात, हमने गुडविल क्यों रिवर्स नहीं किया? क्योंकि गुडविल जो चीज जा चुकी, जो चीज हम इज्जत खो चुके, वो चीज वापसी आ नहीं सकती। वो वापसी हम ये नहीं बोल सकते इम्पेयरमेंट रिवर्स करते इज्जत वापसी आ गई, तो वो चीज वापसी रिवर्स नहीं हो सकती। इम्पेयरमेंट वापसी रिवर्स नहीं होती। तो जो चीज रिवर्स हो सकती है वो PPE है, और हमने वो रिवर्स कर दिया है। हमने वो रिवर्स कर दिया है। तो हम क्या समझाएंगे भाई? सबसे पहली बात है गुडविल इम्पेयरमेंट कैन नॉट बी रिवर्स। हाँ, द इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैन बी रिवर्स, लेकिन दिस इज लिमिटेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट हैड देयर बीन नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड। फिर हम नॉर्मल अपनी जो कैरिंग अमाउंट हमने निकाली है उसी तरह से सॉल्व करके पूरा सवाल हो गया है हमारा। तो अब आप लोगों को कोई इशू हो, आप बढ़ाएं मेहरबानी वीडियो को वापसी पीछे रिवर्स करके सुन लीजिएगा।
हमारी कैलकुलेशन, हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको डिस्क्लोजर के बारे में, जो IAS 36 कहता है कि क्या डिस्क्लोजर करना है। तो आप बता दें, जो आपने इम्पेयरमेंट लॉसेस जो रिकग्नाइज करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, इसका डिस्क्लोजर एक जाएगा। इसी तरह इम्पेयरमेंट अगर कोई रिवर्सल आपने चार्ज करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, इसका आपको डिस्क्लोजर देना होगा। अच्छा, अगर कोई मटेरियल लॉस हुआ है इम्पेयरमेंट का, या कोई मटेरियल रिवर्सल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसका जो अमाउंट है वो आपको उसको डिस्क्लोज करना होगा। अमाउंट ऑफ लॉस हो फिर वो, या रिवर्सल हो, उसका डिस्क्लोजर। और साथ साथ वो बताना है कि किस वजह से क्या इवेंट्स की वजह से, या तो इम्पेयरमेंट लॉस मटेरियल चार्ज किया था, या किस इवेंट की वजह से वापसी हम रिवर्स कर रहे हैं वो अमाउंट, तो उसका इम्पेयरमेंट का वो उसका डिस्क्लोजर जाएगा। एक लेवल ऑफ फेयर वैल्यू हिरार्की, जो हमने फेयर वैल्यू के अंदर पढ़े थे ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जब हम रिकवरेबल अमाउंट निकाल रहे होते हैं, जिसके अंदर एक तो वैल्यू इन यूज आता है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आता है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालते हुए जब हम एसेट की फेयर वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो हम फेयर वैल्यू मॉडल, जो हमने फेयर वैल्यू में पढ़ा था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो हम किस मॉडल से, हमने किस लेवल से हमने फेयर वैल्यू निकाली है, तो उस लेवल का हमें डिस्क्लोजर देना होगा। तो द लेवल ऑफ फेयर वैल्यू हिरार्की यूज इन डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसका डिस्क्लोजर। जो हमने डिस्काउंट रेट यूज किया है किसके लिए, वैल्यू इन यूज के लिए। जाहिर है जब रिकवरेबल अमाउंट निकाले तो हमें वैल्यू इन यूज निकाल रहे थे। फिर हमने पढ़ा था डिस्काउंट रेट के अंदर कि भाई वो रिस्क स्पेसिफिक होना चाहिए, रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट, जिसका मतलब वो उस एसेट से जो फ्यूचर कैश फ्लो से वो उस रिस्क से एडजस्टेड ना होना चाहिए। अगर वो यूज किया है, या हमने करंट मार्केट का इंटरेस्ट रेट यूज किया विद सम एडजस्टमेंट डिफरेंट रिस्क की, या हमने कंपनी का वैक यूज किया है फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू इन यूज, जो भी डिस्काउंट रेट यूज किया है हमें उसका डिस्क्लोजर देना होगा। तो ये कुछ डिस्क्लोजर है जो आपको अपने नोट्स के अंदर, नोट्स टू द अकाउंट के अंदर, जब आप ऑडिट रिपोर्ट देते हैं तो साथ साथ डिस्क्लोजर्स के अंदर वो भी जा रहे होते हैं हमारे डिस्क्लोजर्स बुक्स के अंदर। तो ये सब आपको डिस्क्लोजर देने होंगे। तो यहाँ तक हमारा IAS 36 था, जो कि यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है मेरे भाई, आगे इंशाल्लाह दूसरा स्टैंडर्ड शुरू करेंगे। उससे बड़ी मेहरबानी है भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए इतनी मेहनत करें कि भाई कुछ सब्सक्राइबर मेरे भी बढ़ा दे, ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। ये तो नहीं सब सारा फ़ायदा आप ले जाओ, तो मेरे लिए बड़ा मेहरबानी करें। तो मैं बल्कि आपके पास शर्त रखता हूँ कि भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो अब जाके मैं आपको नया स्टैंडर्ड पढ़ाऊँगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक हमारी क्लास